मैं वापस उन बच्चों पे आती हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया और उसके बाद मैं देख रही हूँ 5,500 से ज्यादा उसके ट्वीट रीट्वीट्स हो चुके हैं। मैं अब सर्वेश त्रिपाठी के पास आती हूँ। सर्वेश, अगर आपने सुनी हो उन बच्चों की बाइट्स, एक ये इस लड़की की बाइट थी जो उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद एक लड़के की भी बाइट मैंने सुनाई थी। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं के परिवारों के जो बच्चे हैं उनमें आज एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि आज इसमें झलक रहा है, और अगर ये सिलसिला बढ़ गया तो बीजेपी के अंदर क्या होगा? यहाँ बैठे सबको प्रणाम, जनता को प्रणाम। मैम, बात ये है ही नहीं है कि बीजेपी में क्या होगा, मुद्दा ये है कि देश में क्या हो रहा है। और बीजेपी के नेताओं के बच्चों की बात छोड़िए, मैं अगर आपको बताऊं, और यहाँ सब सब बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, सब जानते होंगे, सबके मित्र होंगे जो बीजेपी में कार्यरत हैं अलग अलग पदों पे। जब आप कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होती है। बीजेपी में, मैं गोरखपुर से आता हूँ, गोरखपुर में जो अब कोई भी जनप्रतिनिधि होता है उसके कई कारण होते हैं नेतागिरी करने के। जब वो आता है तो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं उनके पास आती हैं, वो कितने हद तक उनकी सुनवाई हो रही है। खासकर जब आप सरकार में होते हैं तो आपसे और उम्मीद की जाती है कि वो जो जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्र की समस्या सुनेगा और उस पर काम कर पाएगा। भाजपा में ज्यादा इसलिए लोगों को पसंद किया जाने लगा, ब्यूरोक्रेट्स को पसंद किया जाने लगा, जिनका अपना कोई क्षेत्र नहीं है, जिनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। जो भी कोई कितना भी भ्रष्ट नेता हो, अगर उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहां वो अकाउंटेबल होगा, तो उसके अंदर एक डर बना रहता है कि उसको 5 साल के बाद जनता को जवाब देना है और हर दिन वहां के लोगों को जवाब देना है। तो इसीलिए धीरे धीरे आप देख रहे होंगे बीजेपी में ब्यूरोक्रेसी की तरफ टिल्ट। आप एस जयशंकर जी को देख लीजिए, अश्विनी वैष्णव जी को देख लीजिए, निर्मला सीतारमन जी को देख लीजिए, या और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप एप्स्टीन फाइल वाले बाबा को देख लीजिए, सरदार जी को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे। तो ये इसीलिए ऐसा हुआ है। दूसरी बात कि अभी विवेक सर कह रहे थे, उनकी सारी बातें सुनिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। आपने कहा कि एप्स्टीन फाइल वाले बाबा जी, तो मुझे हंसी आ गई। सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। असल में उनके पूरे करियर में बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है जो इतिहास याद करेगा, क्योंकि इसके बाद भाजपा सरकार आएगी नहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन टेक्स्ट बुक से हटा पाएगी। और मैं जब ये कह रहा था कि ये उद्देश्य, सर विवेक सर जो कह रहे थे, ये बिल्कुल मुझे बहुत सारे लैकुनास शुरू से दिखे हैं ऑन पर्सनल, मतलब अपने मैं पर्सनल ओपिनियन में बताऊं, पॉलिटिक्स अलग रख के, जहां मैं अभिजीत जी से बहुत सारी चीजों में मेरे मतभेद हो सकते हैं। ये मुद्दा अब उनका बचा ही नहीं है। कल हम एक शो कर रहे थे, मैम ने ही पूछा था कि इस क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा इनको हटाने के बाद, सोनम वांगचुक जी को। मैंने यही कहा था और ये सच्चाई है। अब इट इज ऑल अबाउट सोनम वांगचुक जी। अब अभिजीत दीपके का कोई लेना देना नहीं है इसमें। और कोई भी जो आंदोलन होता है उसमें एक सिंबॉलिक ये रेजिग्नेशन कभी संभव ही नहीं है कि ये दे पाए, क्योंकि बीजेपी में प्रॉब्लम है। ये रेजिग्नेशन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जिन लोगों ने नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन दिया हो, या 2000 आप जब कसाब वाला मामला था उस टाइम पर जो रेजिग्नेशन हुए, उसमें ऐसा नहीं था कि उन लोगों की गलती थी। पहले कोई भी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है। भाजपा वो करती नहीं है। अगर आप अभी रेजिग्नेशन बीच में दे देते तो कम से कम आप ये मानते कि आपने मान लिया है कि समस्या है और आप उसको सुधार करना चाहते हैं। भाजपा ने किसान आंदोलन को भी पहले नहीं किया था। और जब आप अगर ये किसी भी अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेजिग्नेशन देते हैं, मोदी जी का रेजिग्नेशन तो छोड़ दीजिए, मुझे इनका भी उम्मीद नहीं धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, क्योंकि ये जैसे ही ये करवाएंगे लोगों को पता चलने लगेगा, जो इनके हिसाब से चल रहा होगा कि गलती इनकी है। अब सबको पता है कि गलती इनकी है। इनको, वो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, लोला देबो बजाए सास जइया लजाए, तो इनको बस वो थेथरई इनके अंदर भरी हुई है। वो करते रहेंगे ये तब तक जब तक आप इनको, अब ये जो आंदोलन होना। और दूसरी बात मैं ये बता दूं विथ माई एक्सपीरियंस, वो कल पूरी कोशिश की जाएगी, ये सरकार ऐसी है ही नहीं कि ये आंदोलन होने दे। जिस सरकार को बहुत सालों पहले हुए 2 रेवोल्यूशन से प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ ना ले, उसको ये जीता जागता आंदोलन कैसे पसंद आएगा। इससे ज्यादा शांतिपूर्ण तो नहीं हो सकता था जो सोनम वांगचुक जी कर रहे थे। इससे ज्यादा क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी वाला कोई इंसान नहीं बैठता जो शिक्षा के लिए बोल रहा होता। तो अगर उसको इतने इलीगल तरीके से सीधे सीधे वायलेट करके फंडामेंटल राइट्स उठाया जा सकता है, तो ये कुछ भी करेंगे कल का आंदोलन क्रश करने के लिए। तो मैं यहाँ देखते हुए, तो आपको लग रहा है कि ये आंदोलन कल बीजेपी सरकार होने नहीं देगी किसी भी सूरत में? प्रयास पूरा करेगी, लेकिन अगर यूथ आता है तो आंदोलन ये अपने पूरा कोशिश करेगी। किसान आंदोलन में पूरी कोशिश की थी,
उससे ज्यादा बड़े पैमाने पे करेगी। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट यूथ ऑफ द कंट्री। और अगर वो करे आंदोलन कोशिश कर चुके हो पहले, उनके हाथ से अब निकल गया है। उनको लगा था कि सोनम वांगचुक जी को हटा देंगे तो उसका उल्टा पड़ गया। अब ये अब आपने इंटरनेशनल मीडिया देखा, मीडिया जो यहाँ वाले जिनको ये कंट्रोल कर पा रहे थे वो वाला मीडिया है नहीं। वो इनकलाब जिंदाबाद से जिनको दिक्कत थी वो दीदी लोग अब नहीं वहां दिखाई दे रही है। अब वो एक्चुअल मीडिया है जो जिसको ये अभी रोक नहीं पाएंगे, इनको टाइम लगेगा, तब तक वो आंदोलन हो चुका होगा। अब ये पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर हो चुका है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर हो चुका है। तो इसलिए ये आंदोलन क्रश करने की कोशिश पूरी की जाएगी। डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, डिटेलमेंट हो चुकी है, स्ट्रैटेजी बन चुकी है। एक आदमी जो 20 साल बाद जिसको वर्दी पहनाई गई है, उसको कमिश्नर बनाया ही इसीलिए गया है कि ये आंदोलन क्रश करे। उसको स्पेसिफिक टास्क देके ही बुलाया गया है कि उसका कुल मिला के काम ही यही है कि इसको आंदोलन को क्रश करना है। आरएएफ डिप्लॉयमेंट हुई है और बहुत बहुत बड़े लेवल पे हुई है, तो फोर्सेस चारों तरफ लगा दी गई हैं केवल इसके लिए। आज अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कल आज रात भी नहीं लग रहा था कि कुछ होगा, क्योंकि अगर वो होता तो अब ये कुछ पहले कर देंगे तो और बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो अब ये उस डिलेमा में है कि अगर कुछ पहले किया तो और जैसे एक इन्होंने किया है सोनम जी वाला, वो बैकफायर कर गया। अब इनको लग रहा होगा कि अब हम कुछ ऐसा ना कर दें। कल कुछ लास्ट मोमेंट पर जब ये मार्च शुरू होगी उस समय कोई ना कोई खेल हो सकता है, हो आज रात से शुरू हो जाएगा। ओके, आज रात से शुरू हो जाएगा ये आप राइट। ओके, आई थिंक विवेक वांट्स टू मेक अ पॉइंट, देन आई विल गो टू पुष्पराज। हाँ विवेक बोलिए। एक मुद्दा मैं भूल गया था। ऐसा है कि ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर ये पूरा बवाल मचा है और आंदोलन चल रहा है, इसके चलते एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो भारत की राजनीति में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, वो मुद्दा पूरी तरह से ओवरशैडो हो गया है, और वो है राम मंदिर के चोरी का मुद्दा। उसकी चर्चा एकदम बंद हो गई है। तो ये सारे पिटफॉल्स जो है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी आंदोलन ऐसा ना हो जो किसी दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे को दबा दे, क्योंकि बीजेपी को तो वही चाहिए, बीजेपी तो वही देख रही है। इसको मैं एक बात बताता हूँ सर आपको, ये जो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज आपको इस बार ये देखने को मिलेगी अगर आप ध्यान से देखेंगे कि राहुल जी ने बहुत बहुत मैच्योरिटी से वो मुद्दा नहीं पकड़ा और ये मुद्दा छोड़ा नहीं। एजुकेशन वाला मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं और वो मुद्दे पे वो गए नहीं। अखिलेश जी ने बहुत बहुत क्लैरिटी से, और पूरी पार्टी ने, हम आज भी लगातार मैं एक दिन में कम से कम 10 डिबेट्स कर रहा हूं केवल, और उसका मुद्दा यही हो रहा है। तो राम मंदिर, अब प्रॉब्लम यह है कि जो मीडिया है, जो सरकार वाली मीडिया है, वो इस कंफ्यूजन में रह गई इस बार कि वो इसको कवर करे, उससे वो दबेगा कि इसको कवर करे, और समहाउ वो दोनों बैलेंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा स्ट्राइक किया है, जिसके नाते आपको अब ये देखने को मिल रहा है 2027 में कुछ लोगों के बयान को कहना गठबंधन नहीं हो पाएगा, गठबंधन टूट जाएगा। तो ये जो मीडिया दिखा रही है ये उसका असर है। ठीक है, I differ. Both the parties have to push for both the issues. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं और कांग्रेस को राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इंप्रेशन कृपया क्रिएट मत करें। बट फोकस सर, बात ये है कि जो मुद्दे हैं दोनों, फोकस क्लियर होना चाहिए दोनों पे।